आत्मनमन। आप सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे मेडिसिन्स, इम्यूनिटी और ब्रेन के बारे में, यानी कि दवाइयाँ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपकी, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं सरल भाषा में, और ब्रेन के ऊपर। भारतवर्ष में ये बहुत कॉमन देखा गया है कि उसी तालाब में जानवर भी नहाते हैं, भैंस, गाय, और धोबी उसी में कपड़ा भी धोता है। और जो गांव के बच्चे होते हैं या जो बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं, अक्सर वो उनके बच्चे उस तालाब के पानी में या उस नदी के पानी में नहाते भी हैं। तो ऐसा देखा गया है अक्सर कि जो बच्चे नहाते हैं वहाँ पर, सॉरी मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, कि गरीब बच्चे वहाँ नहाते हैं, उनकी इम्यूनिटी अमीर घर के बच्चों से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आपने देखा होगा ना कि नंगे पैर भी चलते हैं, उस तालाब में नहाते भी हैं, लेकिन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो एक नॉर्मल फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे से स्ट्रांग होती है। ऐसा क्यों होता है आपने देखा होगा, और मेरे हिसाब से आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। तो यहाँ पर सोचिएगा कि ऐसा क्यों होता है। और ऐसा बोला गया है कि रियल मेडिसिन का काम होता है आपको इम्यूनिटी देना, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना, ना कि आपकी इम्यूनिटी को कम करना। तो जो बच्चे मेडिसिन्स खाते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर क्यों होती है? अभी आपने कोरोना के एग्जाम्पल से भी देखा था कि ये जनरली जो वेल ऑफ लोग हैं उनको हुई। ये क्यों हुआ ऐसा? एक बार सोचिएगा कि मेडिसिन्स का काम, यदि अगर लोगों को एडिशनल विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करना है, तो जो बच्चे मेडिसिन ज़्यादा खाते हैं या जो लोग मेडिसिन ज़्यादा खाते हैं, बच्चों को तो छोड़िए, वो उनकी इम्यूनिटी तो ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसे वाकई में ऐसा है क्या? और उसके अलावा कि जो खाना बहुत अच्छा खाते हैं, जो एक टाइम खाना खाते हैं, हम देखते हैं कि जनरली वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जो 5 टाइम खाना खाते हैं, वो खाना खा रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, फिर भी क्या वो उतने स्ट्रांग हैं? इम्यूनिटी वाइज में बात कर रही हूँ अभी कि ऐसा है क्या? ये आप ही मेरे को बताइए इसका प्रश्न। मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि ऐसा कुछ है। और एक शोध और हुआ था, एक साइकोलॉजिस्ट थे डेलगाडो करके, उन्होंने एक शोध किया था। तो उन्होंने, वो जानवरों पे शोध करते थे, तो उन्होंने एक सेट ऑफ रैट्स को, चूहों को, एक सेट ऑफ चूहे थे उनको, तो उन्होंने 2 टाइम भोजन दिया, और एक सेट को उन्होंने 1 टाइम भोजन दिया। तो जिनको 1 टाइम भोजन दिया था, उनकी जो रोग प्रतिशोधक क्षमता थी या इम्यूनिटी थी, वो ज़्यादा स्ट्रांग थी बनिस्बत उनके जिनको 2 टाइम दिया गया था। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर हम 1 टाइम भी खाएंगे या कम खाएंगे, तो हमारी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जो चूहों पर शोध किया था, तो उससे जो जो 1 टाइम खाना खाए थे, उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा था, वो जिए ज़्यादा बनिस्बत उनके कि जो 2 टाइम खाना खाए थे। तो इससे वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि अगर आप कम खाना खाते हैं या 1 टाइम खाना खाते हैं, तो आपका जो है लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। अगर आप 5 बार खाना खा रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जीज़ है वो उस खाना को पचाने में यूज़ हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या होता है? तो ये उनका निष्कर्ष था। यहाँ पर मैं एक लाइन पढ़ना चाहूँगी जो रिसर्च में लिखा गया है कि अ टोटली न्यू डिमेंशनल अप्रोच हैज़ बीन इवॉल्व विच टेक्स नोट ऑफ एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदा, ग्रीक मेडिसिन, एंड विच ऑल्सो टेक्स नोट्स ऑफ डेलगाडो एंड हिज रिसर्च, which takes into account the fact that man is not a machine. Man is a multidimensional spiritual being, and he should be treated as a being and not predictable, but with many dimensions. यहाँ पर मेडिकल अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद, ग्रीक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, और डेलगाडो को रिसर्च करने के बाद जो एक निष्कर्ष निकला है, वो ये निकला है कि इंसान जो है एक मशीन नहीं है, और वो एक आध्यात्मिक रचना है भगवान की, और उसका मल्टी डायमेंशंस है, मतलब उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। उसको एक शोध के लिए एक प्रेडिकेट की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए।
और उन्होंने ये भी कहा, इन सब निष्कर्ष के बाद ये भी आया है कि हेल्थ को एक नेगेटिव डायमेंशन में नहीं लेना चाहिए, हेल्थ को एक पॉजिटिव वर्ड में लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्रिलियन फोटोग्राफी हुई थी और उसमें एक्यूपंक्चरिस्ट जो है वो एक्यूपंक्चर भी करते हैं, तो उन दोनों को लेकर के शोध हुआ था। तो 700 पॉइंट्स होते हैं, 700 बायो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में क्रिलियन फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग, और इन पॉइंट्स को आप काउंट भी कर सकते हैं उनसे। एंड ब्रेन सर्जन्स को भी ये पॉइंट पता है, तभी हमारे अगर हमारे हाथ या पैर में कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाता है या बॉडी के किसी भी पार्ट में, वोकल कॉर्ड में, किडनी में, कहीं पर भी लकवा मार जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम ब्रेन के लिए मेडिसिन देते हैं। दैट इज़ वाई ब्रेन इज़ अ ब्रेन डॉक्टर और अ ब्रेन सर्जन इज सपोज टू बी द हाईएस्ट रैंकिंग इन द मेडिकल फील्ड ऑल्सो। एक ब्रेन के जो डॉक्टर है उसको सबसे नंबर 1 रैंक दिया गया, क्योंकि ब्रेन इज़ द एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या जटिल पार्ट ऑफ बॉडी जिसको कहा गया है वो ब्रेन है। तो ब्रेन का डॉक्टर बनना आसान नहीं है। तो आपने देखा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है, वो भी ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हाथ पैर में दिक्कत हो गई, लकवा मार गया, झंझनी आ गई, नर्व में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आप ब्रेन के डॉक्टर के पास जाते हैं और ब्रेन के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सारी चीज़ें हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। ब्रेन जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, हम इसको ऐसे कहें तो ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है और मन जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। मतलब कि सॉफ्टवेयर को तो आप अपडेट कर सकते हैं, पर मन, मतलब सॉफ्टवेयर को तो आप अपडेट कर सकते हैं, बट हम सभी इंसान हैं, इमोशंस है, तो जानते हैं कि बीमारियों का मेन कारण जो है वो इमोशंस होता है। यहाँ पर मैं 1-2 लाइन फिर से पढ़ना चाहूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सूनर और लेटर द होल मेडिसिन is going to become dominated by the brain centers. Those centers have control of everything in the body. When something goes wrong in the center, it is only symbolically represented by the outer part of the body, and you start treating the outer part. You don't go to the deep enough. अब इसमें सारी बातें कह दी गई हैं कि हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेजर प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो स्प्रे मार के ठीक कर लिया हाथों पैरों में, लेकिन मेजर प्रॉब्लम होती है तो हम, ब्रेन इज़ द CPU, द मदर बोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सारे बॉडी को कमांड करता है, कंट्रोल करता है, तो हम ब्रेन के लिए मेडिसिन देते हैं। बट ब्रेन को मेडिसिन दे के तो ठीक कर दिया, बट ब्रेन के अलावा भी एक बहुत पावरफुल पार्ट है जो बहुत डीप है, वो है मन। आई विल नॉट डिस्कस अबाउट मन नाउ। मेरा टॉपिक वही था कि मेडिसिन्स, इम्यूनिटी एंड ब्रेन। आई होप माई टॉपिक इज़ क्लियर टू यू कि इम्यूनिटी जो है वो खुशी से ज़्यादा होती है। इम्यूनिटी है, हेल्थ है, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग एंड इट इज़ मोर टू डू विद द हैप्पीनेस। इट इज़ मोर टू डू विद द हैप्पीनेस, द थॉट्स और द फूड दैट यू टेक इनसाइड। खाना तो है ही, बट आप जो थॉट्स भी ले रहे हैं, वो जो हमने डीप डाउन वाली पार्ट कही ना, वो क्या है, उसका आंसर आप दीजिएगा मेरे को। आई वुड लाइक टू एंड दिस पार्ट ऑफ मेडिसिन्स, इम्यूनिटी एंड ब्रेन हियर। अभी लॉकडाउन था तो हमें हवा मिल रही थी, सूरज उग रहा था, चांद उग रहा था, पानी मिल रहा था, क्या था जो नहीं मिल रहा था? आप ही ढूंढिए और इसका जवाब दीजिए। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू एंड हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेडिसिन्स, इम्यूनिटी एंड ब्रेन। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर अगर आपकी और कोई रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है किसी टॉपिक पे। मैं अभी माइंड पे साइंस को लेकर और मेटाफिज़िकल एनर्जीज, मतलब जो, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन के अलावा भी एक बहुत डीप रूटेड कोई चीज़ होती है कि वो बीमारी ठीक होने के बाद भी, कैंसर को ऑपरेशन होने के बाद भी कैंसर पुनः आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? आई एम डूइंग माई स्मॉल स्टडी ऑन दिस डिजीज़, मेटाफिज़िकल साइंस, बियॉन्ड साइंस जिसको हम कहते हैं, माइंड। दिस इज़ माई की फोकस एरिया, हैप्पीनेस। अगर आपका कुछ भी इससे रिलेटेड है, आई एम अ रेकी NLP मास्टर प्रैक्टिशनर एंड आई वर्क ऑन
द डीपर पार्ट्स, द मेटाफिजिकल पार्ट्स. सो इफ़ यू हैव एनीथिंग प्लीज़ कनेक्ट विद मी. मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक यू.